हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। और हम देख रहे हैं लैंड लॉज। लैंड लॉज में हम ये सारे जो कोड हैं वो इंक्लूड करेंगे। द महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966, द महाराष्ट्र टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट 1948, द महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1947, द महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल लैंड्स सीलिंग्स ऑन होल्डिंग्स एक्ट 1961, द मामलतदार्स कोड्स एक्ट 1906। तो लैंड लॉज में ये ऑल महाराष्ट्र रिलेटेड लैंड लॉज है। तो हम वन बाय वन देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। द महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड हैज ऑलवेज बीन द प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू इन इंडिया। तो पहले से ही लैंड हमेशा रेवेन्यू का सोर्स रहा है इंडिया में। एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया, kings collected revenue mainly from cultivators. Revenue was generally a share of produce. भाग मतलब पोर्शन। तो एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड में किंग्स मेनली कल्टीवेटर्स से रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, और रेवेन्यू मोस्टली एक पोर्शन होता था। जो भी प्रोड्यूस रहेगा आप उसमें से एक पोर्शन दोगे, जो भी डिसाइडेड रहेगा उसको हम भाग बोलते थे। मुगल पीरियड में क्या हुआ? अकबर इंट्रोड्यूस द जब्ती सिस्टम, असेसिंग लैंड रेवेन्यू बेस्ड ऑन मेजरमेंट एंड प्रोड्यूस। तो अकबर के वक्त क्या हुआ? मुगल पीरियड में अकबर ने क्या किया? जब्ती सिस्टम रेगुलेट की। वहाँ पे जो लैंड का मेजरमेंट रहेगा एंड उसमें जो कुछ भी प्रोड्यूस रहेगा उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू डिसाइड किया जाता था। ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ? ब्रिटिश पीरियड इंट्रोड्यूस्ड थ्री सिस्टम्स: परमानेंट सेटलमेंट लाइक इन बंगाल एंड बिहार, फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू परमानेंटली। तो परमानेंट सेटलमेंट फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू था, भले ही आपको प्रोड्यूस आए या ना आए, आपका नुकसान हो या फायदा हो, तो एक फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू था जो आपको पे करना पड़ता था। ब्योतवारी सिस्टम सेटलमेंट, ये सेटलमेंट मद्रास, बॉम्बे, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पे रेगुलेट की जाती थी। यहाँ पे डायरेक्ट सेटलमेंट्स विद कल्टीवेटर्स, जो कल्टीवेटर्स थे उनको डायरेक्टली ज़मीन पे सेटल किया जाता था और उनको रियोत कहा जाता था। रियोतवारी सिस्टम में डायरेक्ट कल्टीवेटर्स को ही ज़मीन पे मतलब एज अ वर्कर उनको अपॉइंट किया जाता था। महलवारी सिस्टम, ये नॉर्थ इंडिया में थी। महलवारी सेटलमेंट, नॉर्थ इंडिया सेटलमेंट विथ विलेज कम्युनिटीज। तो रियोतवारी सिस्टम में सिर्फ कल्टीवेटर्स मतलब एज अ वर्कर के तरह सेटलमेंट किया जाता था। महलवारी सिस्टम में पूरा विलेज कम्युनिटी को ही सेटल किया जाता था। इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी द रियोतवारी सिस्टम प्रिवेल्ड विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड महाराष्ट्र। तो पहले तो महाराष्ट्र नहीं था, मतलब सपोज ये महाराष्ट्र का मैप है तो पहले अलग अलग प्रोविंसेस थे। तो बॉम्बे प्रोविंस, हैदराबाद प्रोविंस। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रियोतवारी सिस्टम थी, तो उसकी वजह से इसका महाराष्ट्र पे बहुत सारा इन्फ्लुएंस हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू लॉज अप्लाइड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र। एग्जाम्पल हैदराबाद लैंड रेवेन्यू, बेरार लैंड रेवेन्यू कोड। तो ये डिफरेंट प्रोविजंस थे। जब इंडिपेंडेंट हुआ अपना देश, तो उस वक्त स्टेट नहीं थे, देयर वर डिफरेंट प्रोविंसेस। तो उस वक्त जो महाराष्ट्र जब फॉर्म हुआ, तो विद इन महाराष्ट्र देयर वर डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट एरियाज। टू क्रिएट यूनिफॉर्मिटी द स्टेट इनेक्टेड द महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966, इफेक्टिव फ्रॉम 15 अगस्त 1967। तो यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड को इफेक्ट में लाया गया। कब से? 15 अगस्त 1967। ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन एंड डेफिनेशंस अंडर द कोड। ऑब्जेक्ट क्या है कोड का? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू लैंड एंड लैंड रेवेन्यू इन महाराष्ट्र। जो भी पुराने लॉस थे उसको अमेंड करके उसको रेगुलेट करना। कंसोलिडेट मतलब
जो पुराने सारे लॉस थे, अलग अलग स्टैट्यूट्स, उनको साथ में लाकर एक नया एक्ट बनाना या फिर कोड बनाना, तो इसको कंसोलिडेट कहते हैं। या अगर उसमें कुछ लॉज है जो आउटडेटेड है उसको अमेंड करना, जिससे कि लैंड रेवेन्यू को रेगुलेट किया जाए। टू डिफाइन पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, तो जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं विच बिलोंग्स टू लैंड, तो उनको रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं। तो उनकी पावर डिफाइन करने के लिए, उनकी ड्यूटीज डिफाइन करने के लिए। टू रेगुलेट राइट्स, लाइबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ ऑक्यूपेंट्स एंड होल्डर्स, तो जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज और प्रिविलेज थे ऑक्यूपेंट या होल्डर के, मतलब जिसकी जमीन है उसके राइट, लाइबिलिटीज एंड प्रिविलेज, ये सारे डिफाइन करने के लिए। एप्लीकेशन सेक्शन 1 डील्स विथ एप्लीकेशन, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ महाराष्ट्र, applies to all lands whether agricultural, non-agricultural और गवर्नमेंट लैंड्स, तो पूरे महाराष्ट्र में ये एप्लीकेबल है। एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट लैंड, कोई भी हो, सारे लैंड्स को ये एप्लीकेबल है। ये सेक्शन 2 डील्स विथ डेफिनेशंस, तो इस अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, लैंड मीन्स includes things attached to the earth, benefit arising out of the land, तो लैंड का तो बेसिक मीनिंग लैंड तो है ही, उसके साथ साथ इंक्लूड्स उस थिंग्स अटैच टू अर्थ या फिर बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। अगर कोई ट्री है तो वो भी लैंड की डेफिनेशन में रहेगा। बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, अगर कुछ माइनिंग वगैरह या पेट्रोल निकाला गया तो वो भी लैंड के डेफिनेशन में आएगा। रेवेन्यू, ऑल सम्स एंड पेमेंट्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू, जो कुछ भी पेमेंट गवर्नमेंट रिसीव करेगी फॉर लैंड उसे लैंड रेवेन्यू कहा जाएगा, उसे रेवेन्यू के। ऑक्यूपेंट, अ पर्सन लॉफुली इन पोजेशन ऑफ लैंड एंड होल्डिंग ऑक्यूपेंसी राइट्स, जिस पर्सन के पास पोजेशन होगा लैंड का और ऑक्यूपेंसी राइट्स, उसको ऑक्यूपेंट बोलेंगे। गवर्नमेंट लेसी, अ पर्सन होल्डिंग लैंड अंडर लीज फ्रॉम गवर्नमेंट, सपोज गवर्नमेंट है और ये पर्सन ए है और ये लैंड है, तो गवर्नमेंट हो गए लेसर, सॉरी गवर्नमेंट हो गई लेसी, तो ये बंदा हो गया लेसर। पर्सन होल्डिंग लैंड अंडर लीज फ्रॉम गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से लीज पे ली गई लैंड, उसको गवर्नमेंट लेसी कहेंगे। स्टेट, और लैंड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, जिस जो भी लैंड है जिसका रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाएगा उसको स्टेट कहेंगे। रेवेन्यू ऑफिसर्स पावर्स एंड ड्यूटीज, हायरार्की ऑफ ऑफिसर, तो सेक्शन 6 to 13 डील्स विथ हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स, तो सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे रहता है तलाटी, जो कि विलेज लेवल पे रहता है, उसके ऊपर रहते हैं सर्कल ऑफिसर, उनके ऊपर तहसीलदार या नायब तहसीलदार अकॉर्डिंग टू एरिया, फिर उनके ऊपर सब डिविजनल ऑफिसर और उसके सीनियर कलेक्टर, कलेक्टर है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर कलेक्टर के ऊपर कमिश्नर और कमिश्नर के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फाइनल अथॉरिटी है। पावर्स एंड ड्यूटीज, क्या क्या पावर्स एंड ड्यूटीज हैं? असेसमेंट, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो कुछ भी लैंड रेवेन्यू है उसका असेसमेंट, अगर किस पे लेवी करना है, कलेक्शन करना है, उसकी ड्यूटी रहेगी उन पे। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, जो कुछ भी मतलब हम 7/12 जो कहते हैं तलाटी के पास रहता है, मैप्स रहते हैं, लेआउट रहते हैं, उसका पूरा मेंटेनेंस ये ड्यूटी है रेवेन्यू ऑफिसर की। सेटलमेंट ऑफ बाउंड्रीज एंड सर्वे ऑपरेशन, जो कुछ भी बाउंड्रीज है, सर्वे ऑपरेशन है, उसका सेटलमेंट। प्रिवेंशन एंड रिमूवल ऑफ एंक्रोचमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट लैंड है उस पर कोई इलीगल पोजेशन किया हुआ है तो उसको एंक्रोचमेंट कहते हैं। तो रेवेन्यू ऑफिसर की ड्यूटी रहेगी कि
इंक्रोचमेंट रिमूव करना, ग्रांट मैनेजमेंट एंड रिजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड, रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ लैंड, अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना है तो वो ड्यूटी रेवेन्यू ऑफिसर की है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रिलेटिंग टू ऑक्यूपेंसी राइट, अगर कोई डिस्प्यूट है रिलेटिंग टू ऑक्यूपेंसी राइट का तो वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की पावर रेवेन्यू ऑफिसर के पास है। सेक्शन 20 to 62 डील्स विथ टाइप्स ऑफ लैंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स। तो सेक्शन 20 क्या कहता है? वेस्टिंग ऑफ लैंड्स, ऑल अनएलिनेटेड लैंड्स वेट्स इन द स्टेट गवर्नमेंट। अनएलिनेटेड मतलब जिसका कोई भी मतलब ओनर नहीं है, ओनरलेस, जो कि किसी को ट्रांसफर नहीं की गई या फिर वो लैंड किसी ओनर से या गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन से नहीं किसी को आई हुई और उसका कोई ओनर नहीं, उसको अनएलिनेटेड कहेंगे। तो इस पे पूरा गवर्नमेंट का हक रहेगा। सेक्शन 48 एंड 49 डील्स विथ एक्सटेंशन ऑफ राइट्स, राइट्स इन लैंड एक्सटिंग्विश व्हेन सरेंडर, फॉरफिटेड और रिज्यूम। अगर कोई लैंड को सरेंडर करता है, फॉरफिटेड मतलब अगर एज ए पेनल्टी आपसे वो लैंड निकाल ली गई है आपके ओनरशिप से या जब्त की गई है तो आपका राइट एक्सटिंग्विश हो जाएगा। असाइनमेंट फॉर स्पेशल पर्पस, सेक्शन 38, लैंड्स में बी असाइन फॉर पब्लिक पर्पस लाइक स्कूल, रोड्स, बरियल ग्राउंड्स। अगर कोई स्पेशल पर्पस के लिए लैंड असाइन की गई है, सपोज ये लैंड यहाँ पे गार्डन ही बनेगा, सपोज कुछ प्लॉट्स के आफ्टर फ्यू प्लॉट्स ओपन पीस रखा जाता है, कभी ग्रीन जोन डाला जाता है, तो कुछ डेवलपमेंट प्लान में रोड्स के लिए कुछ रिजर्व रखी जाती है। तो दिस इज असाइनमेंट फॉर स्पेशल पर्पस, तो ये कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है। तो जिस पर्पस के लिए असाइन की गई है उसी पर्पस के लिए यूज करना पड़ता है। पैस्चरेज, सेक्शन 39 डील्स विद पैस्चरेज, सर्टेन लैंड्स रिजर्व फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल। तो पहले क्या था कि अब इंडिया में मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ एनिमल हस्बेंड्री, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों के पास जानवर थे, तो उनके ग्रेजिंग के लिए कुछ हर गांव में कुछ लैंड्स रिजर्व रखे जाते थे, इसको पैस्चरेज कहते थे। नाउ राइट्स टू ट्रीज एंड फॉरेस्ट, सेक्शन 40 एंड 42, trees belong to the occupant except reserved species, example sandalwood। तो जो ऑक्यूपेंट रहेगा उस जो ट्रीज रहेंगे वो दैट विल बिलोंग टू ऑक्यूपेंट। गवर्नमेंट कंट्रोल्स फेलिंग, सेल एंड ट्रांसफर ऑफ टिम्बर। जो फॉरेस्ट में जो भी ट्रीज रहते हैं उसका डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, उनके सेल के रिगार्डिंग या फिर उनके टिम्बर के रिगार्डिंग जो कुछ भी रिसोर्स रहेंगे फॉरेस्ट के उसके लिए डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। रिकवरी ऑफ वैल्यू ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, सेक्शन 43, सेक्शन 43 डील्स विथ रिकवरी ऑफ वैल्यू ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। अनऑथराइज्ड रिमूवल ऑफ ट्रीज, फ्रूट्स, अर्थ और मिनरल्स मेक्स पर्सन लायबल टू पे कंपनसेशन एंड पेनल्टी। अगर फॉरेस्ट में से आपने विदाउट परमिशन अनऑथराइज वे से कुछ ट्रीज, फ्रूट्स, अर्थ और मिनरल्स कुछ भी लिया तो दैट पर्सन इज लायबल टू कंपनसेशन एंड पेनल्टी। रिसेंटली एक मूवी था पुष्पा जिसमें वो चंदन चुराता था फॉरेस्ट से। रेगुलेशन ऑफ कटिंग ऑफ वुड, सेक्शन 42, कलेक्टर में रेगुलेट कटिंग, बर्निंग एंड सप्लाई ऑफ फ्यूल टिम्बर। अगर कोई फॉरेस्ट एरिया है वहाँ से सपोज डेवलपमेंट का काम है तो वहाँ पे अगर कोई ट्रीज कट करने हैं, बर्न करने हैं तो ये कलेक्टर रेगुलेट करेगा कि यहाँ की कटिंग, बर्निंग, सप्लाई ऑफ फ्यूल एंड टिम्बर। ग्रांट ऑफ लैंड्स, सेक्शन 30 to 37 डील्स विथ ग्रांट ऑफ लैंड्स। Government may grant land for cultivation, building purposes,
इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज, चैरिटेबल और एजुकेशनल पर्पस। कल्टीवेशन तो मतलब ये एग्रीकल्चर के लिए रहेगी, बिल्डिंग पर्पस मतलब नॉन एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जोन जिसको हम MIDC कहते हैं, तो वहाँ पे सारे इंडस्ट्रियल ये रहते हैं, कंपनीज रहते हैं, इंडस्ट्रियल जोन रहता है वो, या फिर सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँ पे उनको बेनिफिट मिलता है। चैरिटेबल और एजुकेशनल पर्पस, अगर कोई स्कूल के लिए रखी हुई हो रिजर्व तो वो लैंड। कंडीशंस ऑफ ग्रांट, लैंड मस्ट बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ग्रांटेड, नॉन कंप्लायंस वुड लीड टू गवर्नमेंट में रिज्यूम लैंड। अगर जिस पर्पस के लिए लैंड ग्रांट की गई है उसी पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा। अगर नॉन कंप्लाय इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस गवर्नमेंट में टेक अवे दैट लैंड बैक। ऑक्यूपेंसी राइट्स जनरली परमानेंट, हेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस। तो राइट्स हैं वो जनरली परमानेंट रहेंगे, हेरिटेबल रहेंगे और ट्रांसफरेबल रहेंगे, एक्सेप्ट अगर कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की गए हो तो। यूज ऑफ लैंड सेक्शन 40 to 44 एंड 65 डील्स विद यूज ऑफ लैंड। क्लासिफिकेशन क्या किया है यूज ऑफ लैंड का? एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन फार्मिंग के लिए, नॉन एग्रीकल्चर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। चेंज ऑफ यूज सेक्शन 44 and 65 डील्स विद चेंज ऑफ यूज। Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes requires collector's prior permission। अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, यहाँ पे आपको अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना है बिल्डिंग वगैरह, तो पहले आपको ये एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल की परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसको हम NAB कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आपको पहले NA लेना पड़ेगा कलेक्टर से, देन ओनली यू कैन कंस्ट्रक्ट एनीथिंग, या फिर उसका पर्पस चेंज कर सकते हो लैंड का। अनऑथराइज यूज, फाइन, पेनल्टी एंड पॉसिबल एविक्शन। अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड पे विदाउट परमिशन अगर कुछ कंस्ट्रक्ट किया तो फाइन भी लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है, या फिर उस कंस्ट्रक्शन को गिराया भी जा सकता है, एविक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल यूज, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एजुकेशनल। encroachment of land section 50 to 53 deals with encroachment of land। encroachment क्या किसे कहते हैं? अगर ये गवर्नमेंट की लैंड है, अगर किसी ने इस पे इलीगल यूज या ऑक्यूपेशन किया तो इसको encroachment कहते हैं। encroachment unauthorized occupation of government land और land reserved for public purpose। तो अगर कोई लैंड पब्लिक पर्पस के लिए रिजर्व है या फिर गवर्नमेंट के लिए रिजर्व है, तो अगर उस लैंड पे अगर कोई कुछ कंस्ट्रक्ट करता है या फिर वहाँ पे कुछ कल्टीवेट करना चालू करता है, अपना पोजीशन दिखाता है, तो उसको इंक्रोचमेंट कहते हैं। कलेक्टर और तहसीलदार में इशू नोटिस, इम्पोज पेनल्टी, रिकवर असेसमेंट। रिमूव इंक्रोचमेंट बाय एविक्शन विथ पुलिस हेल्प इफ रिक्वायर्ड। तो हम देखते हैं कि बहुत बार रोड पे, मोस्टली रोड पे बहुत सारे शॉपकीपर्स इंक्रोचमेंट करते हैं। शॉपकीपर्स या फिर बहुत सारे ऐसे घर इंक्रोच्ड रहते हैं, तो कभी कभी पुलिस एक्शन के द्वारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर कलेक्टर उन सारे इंक्रोचमेंट को क्लियर करता है। इंक्रोचर हैज नो लीगल राइट ओवर लैंड। तो इंक्रोचर का कोई लीगल राइट नहीं रहता है उस लैंड पे। रिलिंक्विशमेंट एंड सरेंडर ऑफ लैंड सेक्शन 56 to 58। relinquishment section 56 deals with relinquishment। relinquishment मतलब to give away the rights। occupant may relinquish his rights by written declaration before the start of revenue year। तो अगर किसी occupant को उसके right relinquish करने होंगे तो he can relinquish his rights by written declaration। तो वो कब करना पड़ता है? बिफोर स्टार्ट ऑफ रेवेन्यू ईयर। रेवेन्यू ईयर हमारा कब से शुरू होता है? अप्रैल टू मार्च। आफ्टर एक्सेप्टेंस द लैंड रिवर्ट्स टू गवर्नमेंट। रिलिंक्विशमेंट के बाद अगर वो रिलिंक्विशमेंट एक्सेप्ट करता है गवर्नमेंट, तो लैंड फिर से रिवर्ट हो जाती है गवर्नमेंट को।
सेक्शन 57 and 58 deals with surrender. Occupant may voluntarily surrender land to government. Surrender requires collector's approval. Once accepted, all private rights extinguished. Surrender, ये अगर कोई लैंड है तो अगर आप ये गवर्नमेंट को सरेंडर कर देते हैं तो इसके लिए आपको पहले तो कलेक्टर का अप्रूवल लगेगा, और एक बार ये सरेंडर हो गई तो आपके सारे जो राइट्स हैं वो एक्सटिंग्विश हो जाएंगे। तो रिलिक्विशमेंट में क्या था, अगर आप कोर ओनर भी रहो लैंड के, अगर लैंड है उसके आप को ओनर हो तो आप आपके विश कर सकते हो। That was all for this video. See you in next video. Till then, like, share and subscribe.